अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि यसिर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। ये टेस्ट हमने हफ्ते के दिन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में शेयर किया था और इस टेस्ट के अंदर स्टोइचोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा हट के 20 सवालात इसलिए डाले थे ताकि स्टूडेंट्स का वो टॉपिक्स भी कवर हो सके जो ये लोग आज के बुक में उनको नजर भी ना आ जाए। लेकिन कल को जब कम्पिटेटिव टेस्ट होगा तो वहां पर सवालात आ जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। टेस्ट का के दो पर्पस थे। पहला कि स्टूडेंट्स को पता चले कि उसने जो कुछ सीखा था उससे कितने सवाल वो अटेम्प्ट कर सके, कितने सवालात अटेम्प्ट करने में वो कामयाब हुए। और साथ इसका दूसरा फायदा क्या था इस टेस्ट का, कि स्टूडेंट्स को नए नए टॉपिक्स भी मिले, उनको समझ भी आ जाए। ठीक है। अब आप देख लेंगे। पहला जो सवाल है, द ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, ये वैसे आपकी जो केमिस्ट्री है वो डायरेक्ट स्टोइचोकेमिस्ट्री से जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें केमिस्ट्री का डेफिनेशन बिल्कुल है ही नहीं अब, राइट। लेकिन केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोगों ने भी पढ़ना है। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर? मैटर का स्ट्रक्चर। मैटर आपको बताया है मैटर क्या चीज है, और उसी मैटर का कंपोजिशन किस किस चीज से बना हुआ है, वो चीज किस चीज से बना हुआ है, अगर आप ये भी स्टडी करते हैं। एंड चेंजेस इन मैटर, उस मैटर के अंदर जो तब्दीली आती है कैसे आती है, क्यों आती है, ये भी अगर आप स्टडी करोगे। और साथ ही साथ आप लोग वो कानून कवानीन जो केमिस्ट्री के अंदर कवानीन है, मुख्तलिफ किस्म के लॉज है। अभी अभी आप रिसेंटली अपने गैस लॉज पढ़े थे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ। तो ये जो कवानीन है इन सब को अगर आप स्टडी करोगे, इसको केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ये दरअसल केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, चेंजेस इन मैटर एंड लॉज। ये चार चीजें हैं मैटर के बारे में। ये चार चार चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री के अंदर है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। राइट ऑप्शन विल बी ए। आप में से कोई स्टूडेंट साथ साथ एक पेज पर ये कीज बनाते जाइए, फिर मुझे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि कितने सही है कितने गलत है। और याद रखिएगा, 90 सवालात में से अगर किसी स्टूडेंट्स के 20 सवालात भी सही है तो समझो बेस्ट है ये, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके कोर्स में थे ही नहीं। आई नो, हमने पढ़े भी नहीं थे, लेकिन अब आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नोन एज। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जब भी बात आती है तो फौरन जहन में ये चीज आएगा, या तो ये एटम है या फिर ये मॉलिक्यूल है। या तो ये एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम के बारे में ये एक बात है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, may not exist independently। ये एटम का एक डेफिनेशन के अंदर ये एक स्टेटमेंट आता रहता है कि एटम में अक्सर एटम्स ऐसे होते हैं कि वो आजादाना नहीं रह सकते हैं। वो अगर आप अकेला छोड़ दो एटम को तो फौरन जाके किसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो आजादाना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाज ऐसे एटम हैं जो कि आजादाना तौर पर आपको मिल सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का जो एटम्स है, नोबल गैसेस, हीलियम, इसका सिंबल He है, हीलियम, नियॉन। ये कमाल के एलिमेंट्स हैं, ये कमाल के एलिमेंट्स हैं। इनके जो एटम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आजादाना तौर पर ये आपको मिल सकते हैं। जब हम एटम को डिफाइन करते हैं, एटम को, तो हम ये वाला डेफिनेशन ऐड करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। ये एटम का डेफिनेशन है। हम लोग कहाँ पे क्लिक कर देंगे? सी पे जाके क्लिक कर देंगे। वैसे मालिक्यूल की तरफ अगर इशारा किया जाए तो मालिक्यूल के बारे में ये है कि मालिक्यूल्स जो भी है वो इंडिपेंडेंटली हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, उसके साथ मे और मे नॉट का लफ्ज नहीं आएगा।
जब आप मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, चलो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसके साथ में कि एग्जिस्ट फ्रीली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उधर मे और मे नॉट का बात नहीं आ सकता। सो दैट वाज। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में चूंकि अभी आपका पहला टेस्ट है, एफएससी में आप लोग एक चीज को खाली पढ़ के उसके साथ उसको पढ़ के उसके बाद आगे चले जाते हैं। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आप जो एमडीक्यूएट का पैटर्न की तैयारी के तर्ज पर आपको पढ़ाया जाता है, इसमें यह है कि एक चीज के बारे में आप मुख्तलिफ एंगल से स्टडी करना शुरू कर लेते हैं। आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते कि एक लाइन आपने याद किया, रट्टा मार लिया और एग्जाम में लिख लिया। अब आप देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, वहां से भी देखते हैं, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, हर तरफ से आप एक चीज को स्टडी कर लेते हैं। तो ये नॉलेज में क्या करता है, ब्रॉड करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। अच्छा, एंड देन उसके बाद दूसरी की तरफ हम आ जाते हैं। थर्ड वन, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड। अब मैटर को हम लोगों ने डिफाइन किया था, ये आसान एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया था, वैसे पढ़ाया गया था मैटर, ठीक है। जो चीज स्पेस यानी जगह गिरता है, और उसका, इसके अलावा क्या चीज, उसका मास हो, ये दो निशानी अगर हो तो मैटर कहलाता है। तो जिस चीज का जगह गिरता हो और उसका कोई मास हो, तो वो आपका मैटर में आ जाएगा। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद को कहा क्या जाता है। सपोज कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लेते हैं, आप H2O उठा लेते हैं, ये आपने H2O उठा लिया, तो H2O के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो टोटल तीन एटम्स हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं। तो ये जो एटमों की तादाद है मॉलिक्यूल के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है, एटॉमिसिटी। बिल्कुल आपको एटॉमिसिटी नहीं पढ़ाया गया था, आपको जो आपके कोर्स के मुताबिक जो आपका बुक है उसके हिसाब से पढ़ाया गया था, लेकिन ये उसमें नहीं था। तो ये एक नया चीज आपके जहन में आ गया कि एटॉमिसिटी क्या चीज है। व्हेन नंबर फोर, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल हो गया। नंबर फाइव, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी पॉजिटिव आयन वी गेट। सवाल का मतलब क्या है कि अगर एक यूनी पॉजिटिव आयन है, यूनी का मतलब एक, यूनी का मतलब है एक, वन। पॉजिटिव आयन का मतलब है एक ऐसा एटम जिस पर ओवरऑल प्लस का चार्ज हो, और कितना प्लस का चार्ज हो, +1 का चार्ज हो। ठीक है, +1 का चार्ज, यानी इस इस एटम ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाया किया हुआ है, तो +1। अब अगर मैं आपके यहाँ पर एक और एटम लिख दूं, सपोज ये एक और एटम है, अगर इस एटम पर +2 का चार्ज आ जाए, इसका मतलब ये है कि इस एटम ने दो दाने इलेक्ट्रॉन जाया किए हुए हैं, लॉस्ट किए हुए हैं, निकाले गए हैं। तो फिर इसका नाम हो जाएगा डाई पॉजिटिव आयन। तो सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड किया जाए यूनी पॉजिटिव आयन में, यानी यहां पर ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं इस एटम के अंदर, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक न्यूट्रल एटम आएगा, मतलब उसका चार्ज अब खत्म हो जाएगा, +1 से वापस वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस चार्ज आया था। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने वापस उधर ऐड कर दिया, उधार लिया था, वापस दे दिया, तो न्यूट्रल हो गया था। ठीक। सो हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रल एटम इसका दुरुस्त जवाब है, न्यूट्रल एटम। आप लोग मेरे से इस टेस्ट के हवाले से भी सवाल पूछ सकते हैं। जो जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरे से सवालात पूछते हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। जिनको समझ आ रहा है वो सवालात नहीं कर रहे हैं, दैट्स इज गुड। और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो सवालात पूछते हैं, उन्होंने फीस जमा की हुई है, वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्वेश्चन करते हैं, दैट्स आई रियली लाइक इट। लेकिन वो मखलूक
वो मखलूक जो बस इसी असर में बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं खुद कोई जादू चलेगा, कोई जादू मादू नहीं चलेगा। आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सवालात नहीं पूछ रहे हैं, इसका तो सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि मैं आपके लिए आपका सवाल का वीडियो कॉल के थ्रू भी बता सकता हूँ, ऑडियो कॉल के थ्रू भी बता सकता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकता हूँ। सारे की सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जिन्हें फायदा उठा लिया उन्होंने फायदा उठा लिया। जो लोग सोते रहते हैं, आपको पता है हर क्लास में, हर हर अकेडमी में ऐसा होता रहता है। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, उस तरह के नहीं होते जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है। सो CO+, CO+, अब ये एक जाहिर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रक्चर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पर प्लस का चार्ज आया हुआ है, यानी प्लस 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 वन तो नहीं लिखा हुआ है, तो +1 इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने जाया किया हुआ है। इसको हम क्या नाम देंगे ऐसे मॉलिक्यूल को जिसने एक इलेक्ट्रॉन जाया किया हुआ है? नंबर 1, स्टेबल मॉलिक्यूल। गलत। ये बिल्कुल आउट ऑफ समथिंग है, इसका कोई मैच ही नहीं करा स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ। बी क्या कह रहा है? एन आयोनिक मॉलिक्यूल, एन आयोनिक मॉलिक्यूल, आयन। एन आयोनिक दरअसल किसको कहते हैं? जिस पर माइनस का चार्ज हो, वो एन आयनिक है। तो ये तो उस पर प्लस का चार्ज है। सो केट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, ये वाला दुरुस्त जवाब है। केट, केट, केट। केट मानी सिर्फ बिली नहीं है, बल्कि केट आयन जब आ जाए तो ऐसा आयन जिस पर प्लस का चार्ज हो। सो सी एक दुरुस्त जवाब है, केट मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, इससे एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि आयन सिर्फ एटम का नहीं बनता बल्कि मॉलिक्यूल का भी बनता है। यानी अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो, अगर उस मॉलिक्यूल से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो भी आयन बन जाता है। एटम का तो आपने वैसे सुना था कि एटम एक आयन बन जाता है, बन सकता है। मॉलिक्यूल भी आयन बन सकता है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, पहले से वो न्यूट्रल है फिर आप डाल दो, फिर ये नेगेटिव आयन बनेगा। सेवंथ क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ एटम ऑफ इट्स, द डायमीटर ऑफ एटम्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये बिल्कुल आप लोगों ने देखा भी नहीं था, ना पढ़ा था, ना कुछ था, बस इट जस्ट एक नंबर है, याद करना पड़ता है। इसका जो डायमीटर है 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। अगर आपकी किसी की किताब में 1 × 10⁻⁻10 मीटर है तो कोई बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, KP बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गिलगित बल्तिस्तान, GB, ये सब लोग नंबर के हवाले से मुझे अक्सर स्टूडेंट सवाल वो भेजते हैं कि सर हमारे बुक में ये लिखा हुआ है। तो नंबर के हवाले से कभी भी वो एक तरह नहीं हो सकते हैं। आप अपने बुक के हिसाब से लो, थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया होगा, कहीं पर 4.5 है तो उसमें 5 है। आप अपना टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप वो नंबर फॉलो करो। बाकी चीजें तो आप सीख रहे हैं, नंबर के हवाले से परेशान होना, डेट के हवाले से परेशान नहीं होना। एक साइंसदान का नाम आपके बुक में 1977 है, दूसरे में 1980 लिखा हुआ है। तो उस केस में आप मुझे ना कि मैं किसका लूँ, मैं बस आप अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते जाइए, ठीक है? कोई इशू नहीं है। सो इसमें राइट ऑप्शन आपका है बी। स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जेलियस डिटरमाइंड, स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जेलियस ने क्या चीज डिटरमाइन किया था? एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम। इन दो में से तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर है तो वो है एटॉमिक मास। इसमें जरा मैं इधर आपको मैंने, अच्छा, सो दिस वन इज एटॉमिक मास। ये जो साइंसदान है इसने किस चीज को मालूम किया था? एटॉमिक मास। और आपको पता है एटॉमिक मास क्या है? आपको ये भी मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास जो है, उसमें प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद मिलकर एटॉमिक मास बना लेता है, या मास नंबर बना लेता है। और गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू मैंने मास नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान फर्क बताया था, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। 9 क्या कह रहा है कि द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। ये सवाल आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किस शक्ल में पाए जाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट जैसे कि आपको
अगर आपके सामने CO2 लिख दिया जाए, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर आपके सामने H2O लिख दिया जाए तो ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। हम अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोवेलेंट बॉन्ड का नहीं पता, तो वेरी सून इन कमिंग चैप्टर्स में आपको कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का पता जरूर चलेगा। लेकिन आज के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ग्लूकोज, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट होते हैं वो अक्सर मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। वो आपको मॉलिक्यूल की शक्ल में मिल सकते हैं। जैसे कि शुरू के दिन मैंने आपको एक जब पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, तो वो आप लोगों को बताया गया था कौन से कंपाउंड है अक्सर। वो ये कंपाउंड थे आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जो थे वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ से एक तीर का निशान बना देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग सिर्फ इतना याद रखो फिलहाल। मैं आपको बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगी, इससे बेहतर ये है कि आप अभी सिर्फ इतना याद रखें: आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में यूज करते हैं। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, या ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, या आप कह सकते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, आप सब कह सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्त जवाब क्या जाएगा: मोस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये वाला सही जवाब होगा, मॉलिक्यूल्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Atoms and molecules can either gain और लॉस इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो बहुत सिंपल है कि एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। फॉर्मिंग चार्ज्ड पार्टिकल, तो एक ऐसा जरा बनेगा, पार्टिकल बनेगा जिस पर चार्ज होगा, यहां तक भी हम लोग मानते हैं। उनको कहते क्या है? उनको पॉजिट्रॉन्स कहते हैं? नहीं, नो, पॉजिट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फोटॉन्स नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते, उनको आइंस कहा जाता है। आइंस दुरुस्त जवाब, उनको आइंस। आइंस। अब आइंस के दो किस्में हैं: एक ऐसा आयन जिस पर प्लस का चार्ज आ जाए, उसको पॉजिटिव आयन कहा जाता है। और एक ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव का चार्ज है, उसको नेगेटिव आयन कहा जाता है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पॉजिटिव आयन को क्या नाम दिया जाता है, तो फौरन आपके जहन में आएगा कि जो मैं बात कर रहा हूं, जो लोग मुझे वेबसाइट से रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे वो वीडियो पॉज करके जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है केट आइन। केट आइन। और जो नेगेटिव है उसका नाम है एन आइन। एन एन आइन। 11, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग, ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन है नई चीज। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में तफसीली जायजा मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं आज आपको मेटल के बारे में इतना बताता चलूं कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनसे करंट पास हो सकती है। सादा अल्फाज में, जिससे करंट पास हो सकती है, जिसको आप मोड़ सकते हैं, तो ये मेटल्स है। आपके घर में जो तार है, वायरिंग है, वो सारा का सारा क्या है? मेटल्स है। तो पीरियोडिक टेबल में बड़े अच्छे एग्जांपल है मेटल्स के: सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, वगैरह वगैरह, ये आपके मेटल्स के निशान। तो मेटल्स के बारे में एक बेहतरीन वो है कि मेटल्स अक्सर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जाया कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को जाया कर लेते हैं, इनकी सलाहियत ही ऐसी है, इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं। सपोज मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, ये सोडियम, सोडियम एक मेटल है मेटल है।
अगर आप इस सोडियम को देखेंगे ना, तो इस सोडियम के अंदर ये सलाहियत है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जाया कर देता है। जाया करने के बाद इस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और ये इनकी निशानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल की क्या निशानी है, तो बोलो मेटल इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से जाया कर सकता है और उन पर प्लस का चार्ज आ सकता है। सो चले जवाब क्या, मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकमिंग बिकमिंग व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। बाकी नॉन मेटल्स गलत है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं। इसी तरह नॉन मेटल्स क्या है, उसका उल्टा आपने सोचना होगा। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स जाया नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इसमें सी का जवाब दुरुस्त है। अब इसका एग्जांपल क्या है नॉन मेटल्स का? नॉन मेटल्स का एग्जांपल आपको मैं बताता चलूं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल्स का एग्जांपल है। First atomic theory was put forward by an English school teacher. एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये भी आपको आ जाएगी, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी यही कि मैटर जो है छोटे से छोटे जरात से मिलके बना हुआ है, और जरे का नाम है एटम। और हर एटम एक एलिमेंट के साथ ताल्लुक रखता है, हर एटम किसी एलिमेंट का हिस्सा होगा, और हर एटम की एक पहचान है, उसका एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन के एलिमेंट का एटम है। इस तरह चलते जाइए। तो ये बात जिस शख्स ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की, उसका नाम था जॉन डाल्टन। साइंसदान के नाम भी अब आ गए, ठीक है। उसने ये थ्योरी बना दी, एटॉमिक थ्योरी। बाकी न्यूटन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, मैक्सवेल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा। Determination of atomic masses and invention of system of writing of symbols। ये जो अलामात आप देखते हैं, हम लोग सोडियम को Na लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, नाइट्रोजन को N लिखते हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स N है, O है, Na है, इसको सबसे पहले किसने इजाद किया था, इसके बारे में है जे बर्जिलस। इस तारीख और साइंसदान के नाम बस सिर्फ एक नॉलेज में इजाफा है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम याद किया, इसने ये काम किया था, खत्म। एटम्स कैन बी एविडेंट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये सवाल कह रहा है कि एटम को आप देख सकते हैं। एविडेंट का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं। किस चीज के इस्तेमाल से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से। ये तो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, हाँ हम भी मानते हैं। दूसरा क्या है? फील्ड आयनाइजेशन माइक्रोस्कोप। ये एक और टेक्निक है जिसको आपको समझने की जरूरत है ही नहीं, बस खाली याद रखिए कि ये टेक्निक से जिसे हम इलेक्ट्रॉन को, एक एटम को हम देख सकते हैं। एक और भी है, वो है एक्सरे। तो एक्सरे से भी हम एटम को देखते हैं। लिहाजा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको पता नहीं होगा कि एक्सरे क्या है, ये आपको जरूर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, उधर इंशाल्लाह आपको एक्सरे बहुत ज्यादा तफसील से हम पढ़ाएंगे। The number of subatomic particles in atoms so far discovered is more than। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसा आपको पता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है। आप लोगों को तो सिर्फ 3 पढ़ाया गया है, लेकिन ये 3 से भी ज्यादा है। कितना है? 100 से भी ज्यादा है। सो मोर देन 100 ये डिस्कवर हुए हैं, लेकिन हमारे और आपके कोर्स में उनका जिक्र नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपको मिलेगा, सेकेंडरी की फिजिक्स में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, राइट, लाइक दिस। C6H12O6 and C12H22O11
आर। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था सर मोनो एटॉमिक, हेटेरो और होमो, इसका मुझे बताओ। तो ये जनाब अब भी ये आ गया है, इंशाल्लाह आपको मैं ये बता दूंगा। एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसमें भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो C12H22O11 है, C12H22O11, ये एक डाइसेकेराइड है। ये एक डाइसेकेराइड है। और ये आपने बायोलॉजी में जरूर जरूर पढ़ा होगा। इसको मैंने बहुत प्यार से एक एक लफ्ज में ये आपको वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों क्या है। ये मॉलिक्यूल तो है, हम मानते हैं मॉलिक्यूल है, पर कौन से? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो, ये तो गलत हुआ। इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हो, ये भी तो गलत हुआ क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं। सी क्या कह रहा है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें ज्यादा एटम्स हों। तो ये सही जवाब है। और दूसरा क्या है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स हों। देखिए, मॉलिक्यूल्स एक ये भी है, H2, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर दोनों एटम्स एक जैसे हैं। मतलब हाइड्रोजन मिला हुआ है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये तो इसको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको जब लफ्ज होमो नजर आ जाए ना, होमो, होमो का मतलब एक जैसा। अब जो आपका ग्लूकोज है उसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स है, तो वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। सो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पोली में ये होगा कि बहुत सारे एटम्स होंगे, तब हुआ होगा। लेकिन हम इन दोनों में से एक को चूज करेंगे, दैट इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। 18 कह रहा है Cl2N2NO2R। क्लोरीन, जब आपको ये बताया गया था कि क्लोरीन अगर सिर्फ Cl है तो एटम है, अगर Cl2 आ जाए तो ये गैस है। इसी तरह नाइट्रोजन अगर अकेला है तो एटम है, और अगर सिर्फ N2 आ जाए तो ये गैस है। और जो गैस होगा वो मॉलिक्यूल भी होगा, ये याद रखिएगा, जो गैस है तो मॉलिक्यूल भी हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन, अगर सिर्फ O है तो एटम है, सिर्फ एक एटम है। लेकिन अगर ये O2 बन जाए तो फिर ये गैस है और डेफिनेटली मॉलिक्यूल भी है। लेकिन ये आपको पता है एक जैसे एटम्स इसके अंदर है ना, क्लोरीन के अंदर भी एक जैसे एटम्स है। तो ये क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। हाँ बिल्कुल, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो इनका दुरुस्त जवाब है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर दो दो एटम्स हैं। हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये आपको पता है, ये पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस है, वह हीलियम, आर्गन, नियॉन। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ये जवाब दुरुस्त है। पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद खानदान है जो है तो एटम्स अभी तक किसी के साथ मिले हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। ऐसे अक्सर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि भाई एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन हीलियम, आर्गन, नियॉन ये ऐसा खानदान है, इसको नोबल खानदान कहा जाता है, कि
ये एक सिंगल एटम की हालत में जो अभी तक किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुए, फिर भी इनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। कई को बरे, कई को रे। क्यों भाई? इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन चाहे कोई सवाल का जवाब किसी ने नहीं, कौन क्या कह रहा है? हाँ, ईश्वर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस ये जवाब। अमोनिया NH3, HCl, पानी, हाइड्रोजन आयोडाइड, अभी भी कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ दो है, गलत। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसको हम लोग गलत कर लेते हैं कि ये बहुत सारे तो नहीं है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये दुरुस्त है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम्स कंबाइन हो गए हैं। हेमोग्लोबिन कंटेन्स नियरली, हेमोग्लोबिन के अंदर तकरीबन तकरीबन कितने एटम्स? अच्छा, इसके बारे में नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अमाइनो एसिड मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, वो वेबसाइट के पर अभी तक आप लोगों को वो वीडियोस मैंने नहीं डाले हुए हैं। तो प्रोटीन जब आएगा तो आपको अमाइनो एसिड भी समझ आएगा। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो हेमोग्लोबिन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 10,000। 10,000 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। अब आपको समझ आया कि मॉलिक्यूल इतने छोटे भी होते हैं, इसमें दो दो एटम्स होंगे, मतलब एक एक एटम वाला मॉलिक्यूल भी है, दो एटम्स वाला भी है, तीन एटम्स वाला भी है, चार भी है, पांच भी है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल भी है। कान खोल दो, ऐसा मॉलिक्यूल भी है जिसके अंदर 10,000 एटम्स हैं। ठीक है? ये फितरत कुदरत ने बनाया है, किसी एटम को किसी मॉलिक्यूल को एक एटम से, किसी मॉलिक्यूल को दो एटम से, किसी को तीन से, ये तो बताया, बनाया हुआ है। हम बस उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको काम में ला रहे हैं। हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हेवियर देन, हेमोग्लोबिन 68,000 गुना ज्यादा भारी है। किस चीज से? ऑक्सीजन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से? ये आपके लिए जस्ट जनरल नॉलेज है अभी। ये हाइड्रोजन से, अच्छा ये जो नंबर है 68,000, ये बाज बुक में 60,000 होगा, तो बाज में ये 62,000 होगा। आपकी बुक में जो आपको नजर आ जाए वही करेक्ट है। इधर जो है उन्होंने या 68,000 को जो है ना वो हाइड्रोजन के लिए पिक किया हुआ है। सो हाइड्रोजन के मुकाबले में ये 68,000 गुना हेवी है, हाइड्रोजन के मुकाबले में। हाइड्रोजन बेचारे में तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाँ, सपोज करें एक प्रोटॉन है, और उसमें हेमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ 10,000 एटम्स है, और हर एटम में कितने कितने प्रोटॉन है, तो उस हिसाब से जो है ना ये बहुत भारी हुआ ना हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये है 68,000 टाइम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट यूजुअली ग्रेटर देन 10,000 आर कॉल्ड। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से बड़े अगर हों तो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये बस आपके लिए नॉलेज है, मैक्रो मॉलिक्यूल उसको कहा जाता है। बड़े बड़े वजन, ज्यादा वजन वाले मॉलिक्यूल होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे अभी अभी का हेमोग्लोबिन जो है का वेट ज्यादा है तो मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। इन मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर,
मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, आपने अभी तक काइनेटिक एनर्जी नहीं पड़ी हुई है, इंतजार करो। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पड़ी हुई, इंतजार करो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम रहती है। मतलब खास हर मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एक खास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रहती है हर मॉलिक्यूल के अंदर। सो हम इससे जवाब देंगे डेफिनेट। ए दुरुस्त जवाब है, डेफिनेट। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज ट्रू? एक एटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं है। तो ठीक है, यहां तक हम लोग कह सकते हैं। वो सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं? एन एटम इज ट्रू। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज ट्रू? आपने ट्रू स्टेटमेंट देखना है। अच्छा, टाइम टाइम अभी खत्म होने वाला है। मैं आपको दूसरा लिंक भेज देता हूँ। दूसरा लिंक भेज देता हूँ, उसमें कुछ और हिस्सा आज मुकम्मल कर लेते हैं और बकिया हिस्सा फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं।